अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, हमारी लास्ट क्लास की जो बात है वो है आयोनिक हाइड्राइड्स, सॉरी आयोनिक क्रिस्टल्स। अच्छा जी, आयोनिक क्रिस्टल्स हमने देखे और मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी लिखवाई। प्रॉपर्टीज़ में ये मैंने आपको बातें बताई थी कि आयोनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। मैंने आपको ये बात भी कही थी, अपने जहन में बिठा लिएगा कि जहाँ टर्म आयोनिक आ जाए तो आपके जहन में ऑटोमेटिकली ये बात आनी चाहिए कि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी चार्जेस के दरमियान एक अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है कि उसे तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए इनके लिए हाई जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। अच्छा, ये हार्ड तो होते हैं बट इजी टू ब्रेक, ब्रिटल होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वेरी स्टेबल एंड लो वोलेटिलिटी यानी खुद से जो है वो ये एवापोरेट नहीं होते। अच्छा, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेल्टेड फॉर्म में, यानी सिर्फ NaCl का जो है वो लिक्विड हो या हम NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दें तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये एक दूसरे को पकड़ा हुआ है फोर्स के थ्रू, तो इसीलिए उसके आइंस के अंदर मूवमेंट नहीं है, यानी फिक्स्ड पोजीशन है। इस वजह से जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सॉलिड स्टेट में नहीं करता। रीजन आ सकता है कि वाई सॉलिड आयोनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सिर्फ एक वर्ड जो चाहिए ना, तो आपने ये लिखना है कि दे आर इन फिक्स्ड पोजीशन। अगर ये वर्ड लिख दिया ना सिर्फ अपनी वर्डिंग के अंदर, आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा और पूरी कहानी लिख दी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो मेरी सजेशन तो ये होती है कि रीजंस अटेम्प्ट ना किए जाएं, क्योंकि रीजन में मुफ्त के नंबर जा रहे हैं आपके। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कि व्हाई ड्रॉपलेट इज ऑफ स्फेरिकल शेप, ठीक है, मैंने आपसे रीजन पूछा कि भाई बताएं ड्रॉपलेट जो है उसका शेप स्फेरिकल क्यों होता है। आपने दुनिया जहां की कहानी लिख दी, मगर आपने सरफेस टेंशन या कोहेसिव फोर्स की बात नहीं की ना अगर, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आप पूरी 1.5 या 2 पेज का रीजन लिखते हैं। मगर उसमें कोहेसिव फोर्स की बात नहीं है ना, अगर उसमें सरफेस टेंशन की बात नहीं है ना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसी तरह से अगर मैं आपको एक रीजन दूं कि प्लॉटिंग पेपर पर बट हम जब पानी या कोई इंक का ड्रॉप करते हैं तो वो स्प्रेड होता है, तो वो स्प्रेड क्यों होता है? वो स्प्रेड इसलिए होता है, आपको पता ही है, क्योंकि पोर्स हैं, पोर्स लाइक अ कैपिलरी ट्यूब काम करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये हो रहा है। अगर आप ये बात नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। आप दुनिया जहाँ की कहानी लिखते हैं, आपको नंबर नहीं मिलेंगे जब तक वो स्पेसिफिक बात ना लिखे रीजन के अंदर। हमारे पेपर में जब मैं पेपर दे रहा था तो हमारे यहाँ रीजन बहुत आते थे, तो हमारे रीजन में ना एक वर्ड लिख दो ना उसका पूरा नंबर मिलता था। हमारे यहाँ एक रीजन आया
कि एक इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, उसमें ना मरकरी का तौर, मरकरी एज अ इलेक्ट्रोड यूज होता है। अब वहां पे उससे रीजन ये आया था कि भाई कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है। मैंने सिर्फ, पता है क्या लिखा, मैंने सिर्फ मरकरी का सिंबल लिखा था Hg, और मुझे 2 नंबर मिले थे उसके। तो रीजन का मकसद होता है कि आप जो है वो उसकी बात को कम लफ्जों में डिस्क्राइब कर दो, ब्रीफली डिस्क्राइब करना हो, ब्रीफली बताना होता है आपको, ठीक है। तो रीजन मैं कहता हूँ अटेम्प्ट ना करें, मगर फिर भी अगर करना चाहते हैं तो जो रीजन पूछा गया है उससे मुताल्लिक बात को जरूर लिखें। अच्छा जी, कोवेलेंट क्रिस्टल्स हमारे पास कौन से होते हैं? कोवेलेंट क्रिस्टल्स वो होंगे जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा भाई, ठीक है। कोवेलेंट क्रिस्टल्स कौन होंगे? जिनके अंदर क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास होता क्या है, मैंने आप लोगों को कल बताया। कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या? प्रिपेयर्ड या फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग। मैंने आप लोगों को ये बात बताया था कल कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है कैसे? म्यूचुअल शेयरिंग से। तो जरा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई। These solids consist of atom of the same or different kinds which held together by a network of covalent bonds। एक ही एटम हो या एक से ज्यादा एटम हो, वो आपस में अगर कोवेलेंटली मिल रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कोवेलेंट क्रिस्टल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं दो कोवेलेंट क्रिस्टल्स की, तो हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट है और सिलिका है, यानी क्वार्ट्स। ये हमारे पास जो है, हमारे पास कहलाते हैं क्या? कोवेलेंट क्रिस्टल्स। तो मैं पहले इनकी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, फिर आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स बताता हूँ। मुझे बताएं डायमंड क्या है, व्हाट इज डायमंड ना। डायमंड अगर हम बात करें, मैं जरा यहाँ पे बात करता हूँ कोवेलेंट क्रिस्टल में। एक तो होता है डायमंड और एक होता है हमारा ग्रेफाइट। डायमंड में हमारे पास एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच होते हैं। तो इसी तरह हर कार्बन से 4 कार्बन होंगे। इस तरह से ना कार्बन की एक पूरी चेन बन रही होती है। इस तरह यहाँ पे भी कार्बन लगे हुए होंगे, फिर एक कार्बन से 4 कार्बन, एक कार्बन से 4 कार्बन। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी एक क्या कह सकते हैं आप इसे, मैंने जो ऊपर टर्म यूज की, हमने टर्म ऊपर क्या यूज की भाई, के नेटवर्क बनाएंगे। ये एक, ये क्या बना रहे हैं? एक नेटवर्क बना रहे हैं। तो ये जो नेटवर्किंग हो रही है, ये नेटवर्किंग की वजह से हमारे पास जो डायमंड है ना, वो हार्डेस्ट मटेरियल है। हार्डेस्ट नॉन मेटल की अगर आपसे कोई बात करे तो वो कौन है? डायमंड। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, वो तकरीबन कोई, जो मैंने पढ़ा है किताबों में जो लिखा है, वो है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। मगर एक जगह मैंने और पढ़ा, वो मैंने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो तकरीबन, ये आज नई रिसर्च देखें तो 4070 कोई डिग्री सेंटीग्रेड या 72 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तकरीबन ये हमारा आजकल का डायमंड का वो आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट। नेशनल ज्योग्राफिक की नई रिसर्च है, तो ज़रा मैं उस पर पढ़ रहा हूँ अभी, बट किताबों में ये लिखा है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम देखें तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड भी ना बहुत है। तो ये हार्डेस्ट मटेरियल है हमारा कौन?
डायमंड। तो डायमंड एक कोवेलेंट क्रिस्टल है, ठीक है जी। इसी तरह ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच होते हैं, फिर एक कार्बन से 3 कार्बन। मैं नीचे बनाता हूँ इसका स्ट्रक्चर ताकि आप लोगों को सही वाज़े नजर आए। सर ये डायमंड का फॉर्मूला क्या है? डायमंड का कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, डायमंड तो कार्बन फॉर्मूला है, नहीं? सी कार्बन है डायमंड, ये और उसमें सिर्फ सी कार्बन, है बस? कार्बन है, ठीक है। अब उसमें कार्बन बहुत लगे हैं, कितने लगे ये नहीं पता, तो इसीलिए हम एन लगा देते हैं। जब हमें कोई नंबर नहीं पता हो ना, कोई फिक्स नंबर, तो हम एन लगा देते हैं, ठीक सही है। है इसी सर। तरह ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट देखा है कभी? ग्रेफाइट हमारी पेंसिल की जो निब होती है ना, वो ग्रेफाइट की होती है, ठीक है भाई। तो ग्रेफाइट जो है उसमें क्या होता है, एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इसके पास। इसी तरह फिर दूसरे कार्बन से भी क्या होगा, 3 कार्बन होंगे, फिर 3 कार्बन, फिर इसके बाद इसके साथ भी 3 कार्बन, फिर ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है देख रहे हो कुछ? ये अगर मैं सिर्फ इस एक पार्ट की बात करूं तो ये क्या बन रहा है? क्रिस्टल सर। क्रिस्टल तो बन रहा है, बट क्या शेप होगा? अगर मैं इसको एक शेप की बात करूं तो कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप है ये? 6 को कौन सा शेप कहते हैं? हेक्सागोनल है सर मेरे ख्याल से। हेक्सागोनल है ना, हेक्सागोनल है। ये कौन सा है? हेक्सागोन है अगर हम देखें इसे तो। तो हेक्सागोनल शेप है, तो इसका मतलब इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया वो हेक्सागोनल हो गया, यानी इसमें 120 का एंगल होगा, ठीक है। ये बात इसलिए मैंने बताई। तो हमारा जो ग्रेफाइट है उसमें हर कार्बन के पास ना एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये फ्लो करते हैं। इसी वजह से ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। वाहिद ग्रेफाइट है एक नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। क्यों है? क्योंकि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, ठीक है भाई। तो ये बात को अब आपने जहन में रखना है कि ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल विच इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। चलो अब बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अब ग्रेफाइट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, डायमंड एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जाइंट मॉलिक्यूल, जाइंट का मतलब भाई बड़े मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इनका जो है, इसीलिए जो इनका है आपका मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। ग्रेफाइट हम नॉर्मली मार्बल को भी कहते हैं, ठीक है। हमारे जो मार्बल वगैरह है ये भी एक तरह का ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ग्रेफाइट हो गया हमारा, डायमंड हो गया, इसके अलावा सिलिका हो गया। सिलिका किसे कहते हैं? सैंड को। आप देख लेना, मिट्टी को पिघलाना आसान है क्या? नहीं है। मिट्टी को पिघलाना आसान नहीं है। क्यों? मिट्टी जो है वो एक जाइंट मॉलिक्यूल है। हम हालांकि हमें जर्रा नजर आ रहा है, एक छोटा सा जर्रा, बट उसके अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों, ऐसा ही और वो दोनों मौजूद है, और वो एक जाइंट स्ट्रक्चर में मौजूद है। यानी अगर मैं एक मिट्टी के जर्रे को उठाऊं और चूल्हे पर रख दूं तो वो इतनी आसानी से नहीं पिघलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं ये कौन से होते हैं? जाइंट क्रिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं? जाइंट क्रिस्टल्स होते हैं। तो अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज लिखता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, they possess very high melting point. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है किसे कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम सुना है? ये सर सुना है, लेकिन इसके मायने याद नहीं आ रहे। अच्छा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मैं आप लोगों को याद कराता हूँ। हमारे पास एक अदद, प्रैक्टिकल करते थे हम लोग मैट्रिक क्लास में, शायद नहीं किया होगा आप लोगों ने। 2 पिन इधर लगाते थे, फिर इसी के हिसाब से 2 पिन यहाँ लगाते थे, फिर ये एंगल्स मालूम करते थे।
एक कहलाता एंगल ऑफ इंसिडेंट और एक कहलाता था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं तो पानी में अगर हम लाइट मारते हैं तो लाइट की डायरेक्शन कहीं और नजर आ रही होती है, या हम इसे ये कह लें कि मैंने जो है वो, हम जब फॉर एग्जांपल पानी में मछली को देख रहे हैं हम, तो पानी में मछली जिस जगह नजर आ रही होती है ऊपर से, ठीक है, और अगर मैं उसे पकड़ने की कोशिश करूं तो वो उस जगह होती नहीं है, उससे थोड़ा सा आगे होती है। ऐसा क्यों है? तो इनके अंदर क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। क्या होती है? एक होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? लाइट पलट के वापस आ गई, है ना, जो हम अक्सर कर रहे होते हैं, शीशे से जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, दूसरे के चेहरे पे मार रहे होते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन है, ठीक है। एक होती है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनमें होता है, जैसे डायमंड हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, पानी, इनमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो इनकी वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, यानी अगर मैं एक लाइट पास करूंगा तो वो अपना बहुत एंगल चेंज करके कहीं और जा रही होगी, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। तो ये एक प्रैक्टिकल मैट्रिक में करवाया जाता है जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम किया जाता है एक ग्लास स्लैब का। फिर इसी तरह प्रिज्म का भी मालूम किया जाता है। अगर आपको याद नहीं होगा, मुझे यकीन है क्योंकि नहीं किया होगा शायद, प्रिज्म होता है एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगुलर ना, हम दो पिंस यहाँ लगाते हैं, फिर दो किया है पिंस सर यहाँ ये भी। लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइट सर जाती है, फिर ये इस तरीके से। सर जी जी बेटे। सर ये फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में होगा सर ये? फर्स्ट ईयर में शायद हो यार, फर्स्ट ईयर का तो मुझे इतना बिल्कुल याद नहीं, हो सकता है फर्स्ट ईयर में भी हो। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका होता था। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिका हो गया, इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई हैं। क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स में ज्यादा फर्क है, इसलिए, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक टर्म समझानी थी मुझे। अच्छा, तीसरी बात जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई कि कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैव नेटवर्क ऑफ एटम्स। बिल्कुल बेटे, प्रैक्टिकल्स तो होंगे, केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल तकरीबन हमारा कितने 15 मार्क्स का होता है। बेटा हाँ, तो कॉलेजेस खुले ही कहाँ सही से ना, कॉलेजेस खुलेंगे तो प्रैक्टिकल होंगे ना। हाँ जी, अभी जो मैं आपको पूरी नीचे बात बता रहा था वो ये पॉइंट समझाना चाह रहा था मैं कि कोवेलेंट क्रिस्टल हैव नेटवर्क ऑफ एटम। इनका क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। नेटवर्किंग किसे कहते हैं ना, नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंप्यूटर लगा हुआ है, हमारे पास एक कंप्यूटर लगा हुआ है और मैंने उस कंप्यूटर से जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर अटैच कर दिए। अब वो एक मेरा मेन कंप्यूटर है। अब जो भी कोई काम कर रहा होगा वो उसका एक सर्वर बन गया, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग होती है। तो नेटवर्किंग हमारे पास जो है वो बहुत सारी तरीके से होती है। तो इसी तरह एलिमेंट्स के अंदर, एटम्स के अंदर भी नेटवर्किंग होती है। वो नेटवर्किंग कैसे है कि भाई एक कार्बन से दूसरा कार्बन, फिर दूसरे कार्बन से तीसरा कार्बन, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, ये एक दूसरे से क्या हो रहा है, कनेक्टेड होते हुए चले जा रहे हैं। जब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो ये एक बड़ा जाइंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट। तो ये हमारे पास क्या है, जाइंट मॉलिक्यूल। क्यों? ड्यू टू द नेटवर्किंग ऑफ एटम्स। बेटा प्रैक्टिकल कैसे लेंगे? कॉलेज खुले, दुआ करें ना कॉलेज खुले, क्योंकि अगर कॉलेज नहीं खुलते, वैसे खुलने का है, कह रहे हैं 11 तारीख से इंशाल्लाह खुल जाएंगे, तो अगर नहीं खुलते फॉर सपोज, तो फिर वो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट लाएंगे इसका, प्रैक्टिकल का। हो सकता है फिर वो प्रैक्टिकल बेस्ड कोई पेपर ले लें 15 नंबर का, और वो ले ले तो ज्यादा अच्छा होगा। बट उसके सर लिए जब आपका कॉलेज, कॉन्सेप्चुअल। जी नहीं सर पहले आप बोलिए, बाद नहीं में नहीं, ये आप बोले बोलिए। बोले। सर जब कॉलेज ही नहीं खुलेंगे तो फिर पेपर कैसे होंगे? देखिए पेपर तो होंगे ना। पेपर का मामला ये है कि वो किस बेस पे पास करेंगे। अब तो कोई बेस नहीं बनती। अब सर हम फर्स्ट फिर ईयर, भी कोचिंग जा रहे हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं जा रहे हैं घर पे बैठे, तो भाई जब
कॉलेज ही नहीं खोल रहे तो हम सर पेपर कैसे देंगे, ये भी तो बात है। भाई खोलने चाहिए कॉलेज, अब तो खुलने भी चाहिए। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, तो सारे हुकूमत के फैसले। मगर ये मामला है कि अगर वो नहीं खोलेंगे तो वो यकीनन फिर पेपर्स को आगे बढ़ाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं बचता उनके पास। इस तरह से तो पता है कितना साल खराब हो रहा है। यानी हम लोग आइडिया नहीं कर सकते कि इस साल जो एप्टीट्यूड टेस्ट हुए वो किस तरह से हुए, किस तरह बच्चों का रिजल्ट आया है। इतना कोई बेकार रिजल्ट है ना इस बार एप्टीट्यूड टेस्ट का कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी वो बच्चा, मेरा एक स्टूडेंट है, 76% है उसकी, 76% है उसकी। उसका एनईडी में हो सकता था एडमिशन, खैर उसे एनईडी में जाना नहीं था पहली बात तो उसने एनईडी में टेस्ट ही नहीं दिया। उसको करना था कंप्यूटर साइंस, उसको क्या करना था, कंप्यूटर साइंस करना था। तो उसने अभी केयू में, हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है यूबीआईटी ना, आईटी का डिपार्टमेंट है, उसने वहां टेस्ट दिया। अब क्लियर करने के लिए चाहिए थे 50 मार्क्स, उसके आए 48। अब वो टेस्ट ही क्लियर नहीं कर सका। और क्लोजिंग परसेंटेज कितनी है, 73। यानी उसकी 76 है। अगर वो टेस्ट पास कर लेता तो एडमिशन पक्का था, मगर टेस्ट ही क्लियर नहीं कर सका। अब टेस्ट क्यों नहीं क्लियर कर सका, यही वाली बात आ गई कि उन दिनों लॉकडाउन हुआ, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, कहीं एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन नहीं की, और अपने आप को समझ रहे थे कि भाई मेरी फर्स्ट ईयर में 76 आई थी तो अभी भी आ जाएगी, 76 तो आ गई, बट टेस्ट क्लियर करने वाले नहीं थे वो। अब अगर कोई अपनी परसेंटेज 76 ला रहा है तो उसका मतलब बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जो हमारे टेस्ट होते हैं ना एप्टीट्यूड के, ये टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। अब हमारे यहाँ एक अलमिया है कि हमारे यहाँ के मोस्टली टीचर जो हैं वो रट्टा लगवाने पे लगे हुए होते हैं, भाई ये याद कर लो, यही आएगा, ये याद आएगा। कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं जा रहे होते कि भाई ये क्यों है, किस वजह से। इस वजह से जो है वो हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो हाल हुआ है ना, इसकी वजह यही है कि हमारे रटी 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 रटाई किताबें चल रही हैं भाई 22-25 सालों से, वो वही पढ़ाए जा रहे हैं और हम पढ़े जा रहे हैं। चलो अगर वो रटी रटाई किताबें ही चल रही हैं तो आप खुद अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी लेकर आओ ना कि आप जब सामने पढ़ा रहे हो तो उसके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाओ और आगे कोई कोई नई बात बताओ। अब जैसे मैं यहाँ देख लो ना, अभी कुछ अरसे पहले ही पढ़ा रहा था मैं ये जो मैंने आपको यहाँ बात बताई, 3500 वाली और 4070 वाली, मुझे भी रटी रटाई याद थी बातें। उस दिन मैंने ऐसे ही बैठ के सर्च किया, मतलब देखूं तो गूगल पे कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है क्या, तो कोई 4070 या 4072 आ रहा था। फिर मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया भाई, मैं यार हम तो ये पढ़ते हैं और ये पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो अब ऐसा क्या मामला हुआ। तो खैर मैं उस पर भी पढ़ रहा हूँ, जब कंफर्म हो जाएगा कुछ कि हाँ भाई 4072 या 4070 ही है तो फिर मैं बता दूंगा भाई अब ये हो गए। तो चीजें बदलती रहती हैं, बट हमारे यहाँ जो है वो तो इस चीजों को जरा करना चाहिए मामला ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ोगे ना इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। सर ये केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ये केसेस कॉलेज कहाँ कैसे बढ़ रहे हैं यार, खोलेंगे? अभी मैंने ग्राफ देखा था कल केसेस का, तो ग्राफ तो अब ड्रॉप हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। सर न्यूज में तो दिखा देते हैं केसेस बढ़ गए हैं। तो भाई न्यूज पे क्यों भरोसा करते हो, न्यूज पे तो बेटा मैं तो खैर भुगता हुआ हूँ ना कोरोना, मुझे तो हुआ था जुलाई में, बट ऐसा लग रहा होता था न्यूज देख के कि मुझे तो टीवी से ही लग जाएगा। ठीक है ना, तो न्यूज पे तो मैं रिलाई नहीं करता, मैं न्यूज चैनल नहीं देखता भाई, मेरी आदत है, क्योंकि वो डराते हैं, वो लिटरली सिर्फ डराते हैं और कुछ नहीं। और डोंट रिलाई ऑन पाकिस्तानी न्यूज चैनल, ठीक है भाई, खुद अपनी रिसर्च किया करो क्या हो रहा है। अभी सर ये तीन जो हजार आप डायमंड की बात कर रहे हो ना, जी इसमें 3550 डिग्री सेल्सियस हाँ और हाँ सेल्सियस 4500 डिग्री केल्विन है। केल्विन है। नहीं तो जी अगर सर। केल्विन होता भी, अगर फॉर एग्जांपल फॉर सपोज अगर मैं 3500 को केल्विन में कन्वर्ट करूं तो 273 ऐड करूंगा ना, जी सर। है ना, और 273 जब ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 3773 केल्विन, जी सर। है ना। तो मैं भाई यही चीज, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। सही सर। अच्छा जी, चौथा पॉइंट,
they are hard and less compressible. अच्छा जी, डायमंड की मैं आपको पहचान बताऊं कि अगर डायमंड प्योर होगा ना, प्योर डायमंड अगर होगा, और अगर मैं किसी लोहे की स्लैब लूं या कोई पीस ले लूं लोहे का, उस पर डायमंड रखूं और फिर ऊपर लोहे के हथौड़े से मारूं डायमंड पर, तो उस लोहे का जो मैंने ब्लॉक रखा है ना, आयरन ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर छोटा सा सुराख हो जाएगा अगर डायमंड प्योर हुआ तो। ठीक है भाई, तो प्योर डायमंड जो है ना वो हार्डेस्ट मटेरियल है, इसीलिए डायमंड को ना खुदाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ बोरिंग होती है ना, तो बोरिंग जो होती है उसमें फिर नीचे जमीन के अंदर खुदाई हो रही होती है, तो उसके ऊपर जो ड्रिलर लगा होता है ना, जाइंट की स्पेलिंग में मैंने गलती कर दी है भाई, कर दी होगी यार, GIANT होता है, मैं कर देता हूँ सही। हाँ, एक जगह सही लिखी है मैंने। तो हमारे पास जो बोरिंग हो रही होती है, तो बोरिंग का जो एक बोर होता है जिससे वो अंदर खुदाई कर रहा होता है, उसके ऊपर ना ब्लैक डायमंड की कोटिंग की जाती है ताकि वो उसको खुदाई करता हुआ काटता हुआ चला जाए। इसी तरह से फिर जो हमारी जो क्रूड ऑयल मिलता है हमें, तो क्रूड ऑयल के लिए भी अंदर जो है वो ड्रिलिंग होती है, तो वो जो ड्रिलिंग होती है ना, तो वो ड्रिलिंग में भी हमारे पास डायमंड जो है वो यूज होता है, तो वो ब्लैक डायमंड यूज करते हैं। ठीक है, ब्लैक डायमंड जो है ना वो एक्सपेंसिव नहीं है, सबसे घटिया क्वालिटी अगर डायमंड की देखी जाए तो वो ब्लैक डायमंड कहलाता है, तो इसीलिए ब्लैक डायमंड यूज किया जाता है वहां पर। अच्छा, एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड कोहिनूर है। ठीक है, और विक्टोरिया करके एक आता है वो है, तो मोस्ट एक्सपेंसिव जिसमें कोई इम्प्यूरिटी ना हो। अगर डायमंड के अंदर इम्प्यूरिटी आ जाए तो वो कलर बना लेता है, तो जो कलर डायमंड होते हैं ना वो इम्प्योर होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो ब्लैक डायमंड है वो हाईली इम्प्योर है, तभी वो ब्लैक कलर का है, तो ज्यादातर ब्लैक कार्बन, उसे कार्बोरेंडम भी कहते हैं, वो यूज करते हैं। नहीं नहीं, ब्लैक ऐसा नहीं है। डायमंड सोने से महंगा है सस्ता है? कौन सा? ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड सबसे चीप है। डायमंड्स में अगर सबसे चीपेस्ट डायमंड देखा जाए तो ब्लैक डायमंड है, तभी वो ड्रिलिंग और बोरिंग वगैरह के लिए यूज होता है। अच्छा जी, पांचवा पॉइंट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट के अलावा जितने भी हमारे कोवेलेंट क्रिस्टल्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अगले साल काम आएगा बहुत। अब क्यों है? क्योंकि इसके पास सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ग्रेफाइट ना लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है, एक लेयर, फिर ऊपर उसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर्स में पाया जाता है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर लेते हैं। और एक और मैं आपको बताता हूँ, आपका पेंसिल एक पेपर पे जो है वो रब करें, रब करने के बाद जो है वो उस पर हाथ, उंगली फेरें, उंगली फेरने के बाद अपनी दोनों उंगलियों के दरमियान उसे फील करें, तो थोड़ा स्लिपरी स्लिपरी सा होगा, तो पेंसिल पे जो ग्रेफाइट है वो स्लिपरी है। अच्छा, ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों है? ड्यू टू लेयर्स, ये लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है ना, इसीलिए ये ग्रीसी टू फील है, यानी स्लिपरी है। तो इसके रीजन आते हैं, बट अगले साल आएंगे, इस साल नहीं आते। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगले साल जहन में ये बात थोड़ी सी होगी ना, तो बस उसको आगे परसू करना होगा। ठीक है जी, तो ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल, डायमंड इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। लिख लिया सबने? ये पांचों पॉइंट लिख लिया, तो मैं अगले टॉपिक पे जाऊँ। अच्छा, अगला हमारा है मेटालिक क्रिस्टल्स।
मेटेलिक या एटॉमिक क्रिस्टल्स। बताया था मैंने आप लोगों को मेटेलिक क्रिस्टल्स या एटॉमिक क्रिस्टल्स कौन से हो, मेटल के होंगे। ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं। इनके अंदर बॉन्ड कौन सा है, हमारा मेटेलिक बॉन्ड है। तो चलें इसकी जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं। कॉइन्स नहीं भाई, कॉइन्स तो आजकल हमारे यहाँ तो प्लास्टिक के आ रहे हैं आजकल। तो कॉइन हमारे 1-2 रुपए का सिक्का तो मेरे ख्याल से कोई प्लास्टिक का कर दिया। और 5 रुपए वाला है वो कोई बहुत ही कोई घटिया किस्म का एक अलॉय, ग्रेफाइट के नहीं बनाते कॉइन्स। नहीं सर, पुराना वाला जो 5 रुपए का है वो। पुराना वाला जो 5 था वो थोड़ा अच्छा मेटल था। अभी जो नया वाला 5 है वो तो बिल्कुल ही छोटा सा हो गया। 5 रुपए का भी नहीं लगता वो तो। सर 2 रुपए वाला एल्युमिनियम का होता है मेरे ख्याल से। 2 रुपए वाला हाँ प्लास्टिक या एल्यूमिनियम है। 1 रुपए वाला भी इसी तरह से। बट पहले जो है ना 2 रुपए और 1 रुपए का जो सिक्का था भाई वो ब्रॉन्ज और कॉपर का था। 1 रुपए वाला सिक्का जो कायदे आजम की शक्ल बनी हुई थी, ब्राउन कलर का था एक अदद, वो जो है कॉपर का था। और जो 2 रुपए वाला सिक्का था जिसपे मस्जिद वगैरह चांद वांद बनी, चांद बना हुआ था शायद, वो जो है वो ब्रॉन्ज का था। तो बड़ी अच्छी क्वालिटी थी भाई, तो खत्म ही हो गई क्वालिटी। सर जी भाई। अभी 10 रुपए का भी सर सिक्का है। 10 रुपए का सिक्का मैंने तो नहीं देखा यार। यस सर है, मेरे लेकिन वो पास भी एक खत्म हाँ हो सर, गया। उस पे वो बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है, अच्छा वो भी है। प्रेशर बैरियर डाउन मस्जिद वाली। बनी हुई है। होगा, मैंने मेरे नजरों से नहीं गुजरा 10 रुपए का सिक्का आज तक किसी ने दिया ही नहीं। क्या फैसल मस्जिद बनी हुई। तो होगा, चले 10 रुपए का सिक्का भी हो सकता है थोड़ी अच्छी क्वालिटी का 5 रुपए वाले से। बीच में ट्रेंड था सर, अभी फिर खत्म हो गया। अच्छा चले भाई। दीज सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ मेटल कैटाइंस। कैटाइंस पता है ना किसे कहते हैं, पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटाइंस। ठीक है भाई, ये सॉलिड कंसिस्ट कर रहे हैं किस पर, पॉजिटिव आइंस। पॉजिटिव आइन यानी कैटाइन मेटल के, और डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड का मतलब घूमने वाले। ठीक है, एनाइन नेगेटिव को कहते हैं, कैटाइन पॉजिटिव को कहते हैं। ठीक है भाई, ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैटाइन किसे कहते हैं, पॉजिटिव आइन को कहते हैं, और एनाइन जो है वो नेगेटिव आइन को कहते हैं। तो अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो एनाइन है, और किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटाइन है। ठीक है जी। These solids consist of metal cations and delocalized by electron। delocalized का मतलब घूमने वाले, यानी वो जो मूव कर रहे हो ना। तो जो मेटल्स हैं वो भी लेयर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। इसीलिए हम इन्हें डीलोकलाइज्ड कहते हैं। अच्छा, लोकलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह पर ठहरा हुआ। ठीक है, जैसा लोकेशन हम बोलते हैं ना, व्हाट्सएप की लोकेशन भेज दो। हमने ये तो नहीं बोला व्हाट्सएप की डी लोकेशन भेज दो। तो लोकेशन तो जहां बैठे हुए वहां की लोकेशन भेज दी। बट डी लोकलाइज का मतलब क्या हुआ, जो मुसलसल घूम रहे हैं, अपनी फिक्स जगह पर मौजूद नहीं है, कभी यहाँ तो कभी आगे, कभी कि पीछे चले गए, कभी कहीं चले गए। तो ऐसे चीजों को हम जो मूव कर रहे हो उन्हें हम डी लोकलाइज्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि मूव करते हैं तो इसीलिए हम इन्हें डी लोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिख दिया सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है वहां, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। ठीक है,
अब मेटेलिक कैरेक्टर में अगर हम बात करें मेटल्स में, तो सिर्फ एक मेटल है जो लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड है। ठीक है, सिर्फ एक ही मेटल है जो लिक्विड है, और वो मेटल लिक्विड है मरकरी। मरकरी। जी बिल्कुल, मरकरी जो है वो हमारे पास एक मेटल लिक्विड है, बाकी सारे हमारे जो मेटल्स हैं वो सॉलिड है। बट मेटल मरकरी जो है हमारा, वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, सॉलिड नहीं है बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। यानी अगर मैं उसको क्या करूं, मेरे पास एक तस्वीर है, बल्कि एक वीडियो है, मैं अगर मिलती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो मरकरी हमारा वो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो इसी तरह से मैं एक वीडियो यहाँ शेयर की है मैंने अभी, अगर मुझे मिल जाती, आ गई। देखिए, नजर आ रही है आप लोगों को? ये बल्ब रख रहा है, दोबारा देखिएगा। टैप वाटर में रखा बल्ब को नहीं जला, सॉल्ट वाटर में रखा जल गया। अब देखें, मरकरी के अंदर रखेगा ज्यादा ब्राइट जलेगा। क्या मकसद है इसका? नजर आई सबको या नहीं आई? मुझे बता दें, अगर नहीं आई तो मैं दोबारा दिखा दूं। सर मरकरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की ताकत ज्यादा होगी। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। मैंने सेव कर ली थी, हाँ ये नहीं। देखिए भाई, दोबारा देख लें। सॉल्ट वाटर में अंदर आइंस थे थोड़े से ना, तो इसीलिए उसने कर ली, मतलब थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स थे। मरकरी में जब वो रखेगा, तो मरकरी में जो है वो ज्यादा ब्राइट जल रहा है। क्यों ज्यादा ब्राइट जल रहा है भाई, एक बार और देख लें। पानी में नहीं जला, सॉल्ट वाटर में थोड़ा सा जला, और मरकरी में ज्यादा ब्राइट जला। तो ये एक है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा दिया मैंने कि भाई मेटल हमारे जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, और लिक्विड भी हमारे पास मरकरी हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। बेटा, थर्मामीटर में भी मरकरी होता है, ठीक है, बट अब मरकरी वाले थर्मामीटर यूज नहीं किए जाते, अब अल्कोहल वाले थर्मामीटर से यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मरकरी जो है ना वो टॉक्सिक है, इस वजह से। बेटा, बल्ब नहीं खराब हुआ, उन्होंने नीचे एक ऐसा रखा हुआ था, ठीक है। फिर आप देखे ना, उन्होंने जब सॉल्ट वाटर से हटाया तो उन्होंने टिश्यू से साफ किया, फिर मरकरी के अंदर रखा ना। तो उन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए रखा, तो एक खराब तो नहीं होगा बिल्कुल भी। वो आपको दिखाना चाहते थे कि पानी के अंदर आइंस नहीं थे, तो पानी में आइंस नहीं थे तो इसलिए बल्ब जला नहीं। सॉल्ट वाटर के अंदर आइंस थे, बल्ब जल गया। ठीक है, और फिर मरकरी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो ज्यादा ब्राइट जल गया। तो वो सिर्फ एक डिस्टिंग्विश किया उन्होंने आपको। और वो नीचे उन्होंने एक सरफेस ऐसी यूज की होगी जो इलेक्ट्रोड के तौर पे एक्ट कर रही होगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, फिर बात को खत्म करते हैं भाई। They are hard and have high melting point. ये भी हार्ड है और ये हाई मेल्टिंग पॉइंट। साकिब, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ये मैंने वो यूट्यूब से नहीं उठाई है, ये मैंने इंस्टाग्राम पे कोई पेजेस फॉलो किए मैं केमिस्ट्री के, तो मुझे वहां से मिल गई थी, तो मैंने डाउनलोड कर ली थी। तो आप लोगों को मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। इस तरह की बहुत सी वीडियोस होती है, मैं जो होती है काम की वो मैं भेज दूंगा। They have silvery
luster and high reflection। ठीक है जी, इनका जो सरफेस होती है वो थोड़ी सिल्वर सिल्वर से कलर की होती है ना। आपने देखा मरकरी का कलर ही देखिए आपने, सिल्वरी है ना। तो सिल्वरी लस्टर यानी सरफेस सिल्वरी होती है और इनके अंदर रिफ्लेक्शन हाई होती है। यानी अगर मेरे पास कोई एल्यूमिनियम का एक पीस है और उसको मैं धूप में लेके जाऊं तो वो रिफ्लेक्शन करके जो है वो उधर उधर लाइट फेंक रहा होगा, तो हमारे पास इनके अंदर रिफ्लेक्शन होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ उमर भाई, मैं बिल्कुल आज रात में या इंशाल्लाह कल तक मैं आपको बिल्कुल कर दूंगा सेंड, क्योंकि वीक डेज में ना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं कर नहीं पाता। तो संडे होता है एक फ्री ना, तो इंशाल्लाह संडे कल सारे जो पेंडिंग के हफ्ते के पूरे काम होते हैं ना वो संडे को। अच्छा जी, और आखिरी पॉइंट, दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। हाँ भाई, किसी ने कभी टर्म यूज किया है डक्टाइल या मेलिएबल का, सुना है कभी? क्या मतलब होता है डक्टाइल का? डक्टाइल और मेलिएबल, डक्टाइल का मतलब होता है कि हम किसी मेटल को बड़ी आसानी से वायर बना दें, कन्वर्ट इन वायर विदाउट क्रैकिंग। जैसे कॉपर वायर होता है, तो कॉपर का वायर क्यों बना? क्यों? वो डक्टाइल था, उसके अंदर ये सलाहियत थी कि वो क्रैक नहीं होगा, वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उस पर इतना प्रेशर अप्लाई कर देते हैं कॉपर पर कि वो क्या करते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बट वो क्रैक तो होता नहीं है। क्या कॉपर वायर ऐसे मैं हाथ से तोड़ सकता हूँ? नहीं टूटता, मुझे प्लास या कटर चाहिए तोड़ काटने के लिए, ऐसा ही है। तो जब तक हम उसके अंदर क्रैक या कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक तो नहीं टूटेगा, तो खुद से कोई क्रैक नहीं आ रहा। तो वो मेटल्स जो इजीली वायर में कन्वर्ट हो विदाउट एनी क्रैकिंग, उन्हें हम कहते हैं डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है इजीली कन्वर्ट या कन्वर्ट इनटू शीट्स। एल्युमिनियम की फॉइल सबने देखी होगी। एल्युमिनियम की फॉइल, एल्युमिनियम का एक मेटल होगा, उसको इतना कंप्रेस किया या जी। उस पर इतना हैमर किया कि उसे शीट्स में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो वो शीट्स में इजीली कन्वर्ट हो जाता है विदाउट क्रैकिंग, है ना। इतनी आसानी से क्रैक्स नहीं आते जब तक हम उस पर कोई प्रेशर या कोई फोर्स अप्लाई ना करें, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि हम एल्युमिनियम फॉइल ने उसको बकायदा पूरी बॉल बना दें, उसके बाद दोबारा सीधा करते हैं, सीधा हो जाता है। तो वो मेटल्स जो इजीली वायर में कन्वर्ट हो जाए उन्हें डक्टाइल कहते हैं, और वो जो इजीली शीट्स में कन्वर्ट हो जाए उन्हें मेलिएबल कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बात मैंने लिख दी, मायने लिख दिए मैंने। मेलिएबल का मतलब शीट्स में कन्वर्ट करना, डक्टाइल का मतलब वायर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी किसकी, एटॉमिक या मेटालिक क्रिस्टल्स की। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। सर आपने कल ही सेंड कर दी पीडीएफ? बेटे पीडीएफ तो मैं अभी सेंड कर दूंगा ना, कल क्योंकि वाली? आज लास्ट क्लास है, ये एक ही चल रही होती है ना पूरी, ये पूरी एक ही चल अच्छा। रही होती है ना, तो वो आज मैं पूरी ये सेंड कर दूंगा। इसके अलावा सॉलिड की जो पीडीएफ थी वो मैंने सेंड कर दी है ग्रुप पे। ठीक है जी, तो मैं क्लास को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारी ट्यूसडे को क्लास होगी ऑनलाइन, ठीक है, वो ऑनलाइन एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, ट्यूसडे को। तो जो भी हो टाइम इंशाल्लाह मैं ट्यूसडे को ही बताऊंगा। सर फिजिकल कब से स्टार्ट हो रही है?
बेटे फिजिकल तो मैं तो चाहता हूँ कि कल शुरू करते हैं वो। मैं तो कोशिश में लगा हुआ था कि कल फिजिकल एक्स्ट्रा क्लास ले लें, बट टाइमिंग का इशू आ रहा है इन लोगों का, तो पॉसिबल नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह देखें, वो सर उम्मीद है कह 11 रहे थे जनवरी कि से। 5 को मीटिंग होगी तो वो बताएंगे। 4 तारीख को मीटिंग है अब तो। 4 तारीख आई थिंक मंडे की है। मंडे को मीटिंग है, उसके बाद 11 से शायद खुलने का है, शायद खुल जाएंगे 11 से, बट मरहलावार खुलेंगे, यानी पहले हायर सेकेंडरी, पहले बड़ी क्लासेस, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, इसी तरह से खुलेगा। नहीं सर, कोचिंग फिजिकल। फिजिकल कोचिंग भी फिर 11 से ही खुलेंगे अगर इजाजत मिल गई तो, 11 जनवरी। ठीक है जी, मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ और ये फाइल मैं भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।